हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज हम एक प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे और इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस सैम्पल पेपर विच वाज इशूड बाय द सीबीएसई ने जैसे इशू किया था। तो मार्किंग स्कीम क्या है इसकी? फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 12 कैरी 1 मार्क्स, 13 to 16 कैरी 2 मार्क्स, 17 to 26 कैरी 3 मार्क्स एंड 27 to 30 कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द वैल्यू प्लेस फॉर फीमेल इन VO2 मैक्स फार्मूला। जो VO2 मैक्स का फार्मूला उसमें फीमेल के लिए वैल्यू क्या है? द राइट आंसर विल बी 0। जो फीमेल के लिए वैल्यू है VO2 मैक्स फार्मूला वो है 0 और जो 1 है वो किसके लिए है? मेल के लिए। वो 1 क्या है? मेल के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो होगा हमारा 0। ये VO2 मैक्स का फार्मूला है ये पूरा। इसमें फीमेल के लिए वैल्यू कितनी है? 0। तो राइट आंसर क्या था उसका? 0। और मेल के लिए कितनी है? 1। तो एग्जाम में मेल का भी आ सकता है, फीमेल का यहाँ पे बता दिया है मैंने, क्या है? 0। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। वो एबिलिटी जिसे मैक्सिमम स्पीड हम स्टेशनरी पोजीशन से पहुंच सकते हैं, मतलब एक रुकी हुई पोजीशन आप मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचे, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट्स में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द राइट आंसर विल बी एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन एबिलिटी। स्पीड एंडुरेंस क्या होता है? जहाँ पे स्पीड और एंडुरेंस दोनों यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड एंडुरेंस। एंड लोकोमोटर एबिलिटी मतलब होता है कि मैक्सिमम स्पीड को मेंटेन करना मैक्सिमम टाइम तक, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोटर एबिलिटी। और मूवमेंट स्पीड मतलब होता है कि मिनिमम टाइम में किसी मूवमेंट को परफॉर्म करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्सेलरेशन एबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बोन्स कम्स आउट फ्रॉम द शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन में कौन सी बोन बाहर आती है? तो आपको पता होना चाहिए कि बोन उसमें कौन सी होती है। तो द राइट आंसर विल बी ह्यूमरस। जो ह्यूमरस होती है आपके एल्बो से लेके शोल्डर तक, उसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। तो शोल्डर डिसलोकेशन में जब आपका शोल्डर डिसलोकेशन होता है तो ह्यूमरस बोन है वो सॉकेट से बाहर आ जाती है। जो फीमर होती है हमारी वो कहाँ होती है? थाइज में। और जो टीबिया और फिबुला होती है हमारे कहाँ होती है? लेग में होती है। जो नी से लेके एंकल के बीच में वहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो ये बोन्स का भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोरेंस इज डेवलप बाय विच मेथड। जो एंडोरेंस है वो कौन से मेथड से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, या मेथड कौन कौन से हैं? तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड से भी एंडोरेंस डेवलप होती है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से भी डेवलप होती है, और स्पीड प्ले से भी होती है। तो स्पीड प्ले को हम दूसरा नेम क्या है? फार्टलेग ट्रेनिंग। क्या है? फार्टलेग ट्रेनिंग। तो फार्टलेग ट्रेनिंग है वो भी किसके लिए यूज़ होती है? इंटरवल, सॉरी, एंडोरेंस के लिए। तो जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड इंटरवल और स्पीड प्ले तीनों यूज़ होंगे, तो इट मीन्स आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स किस चीज में हेल्प करता है? इन इम्प्रूविंग टेक्निक, इन इम्प्रूविंग डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। तीनों के लिए इंप्रूव करता है। देखो बायोमैकेनिक्स क्या होता है? जो भी फोर्सेज ह्यूमन बॉडी पे लगती है और उनका क्या रिजल्ट होता है उन फोर्सेज का, उसको हम बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। टेक्निक में बायोमैकेनिक्स यूज होता है। इम्प्रूव इक्विपमेंट्स जब हम इम्प्रूव होते हैं तो उसमें भी होता है, जैसे एग्जांपल पहले के जेवलिन अलग थे, अब के जेवलिन अलग होते हैं। बैट में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पाइक्स आते हैं जो रनिंग में, और परफॉर्मेंस भी इससे क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी मे कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी? रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। रीडिंग में भी कॉग्निटिव में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में भी होती है, और मैथमेटिक्स मीन जहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, इंटरप्रेट करना है डाटा को। So the right answer will be all of these. So next question is movement possible इन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आर। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है जो हमारा शोल्डर पे, उसमें कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। रोटेशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है। जब आप टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ोगे तो आपको उसमें अच्छे से पता चल जाएगा रोटेशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। ये मेरे चैनल में वीडियोज़ भी हैं इसके, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंजेस इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स, द कॉन्ट्रैक्शन इज टाइप ऑफ। द राइट आंसर विल बी आइसोटोनिक। क्या होगा इसका आंसर? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में मसल्स की लेंथ भी चेंज होती है और फोर्स भी प्रोड्यूस होता है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है? खाली फोर्स प्रोड्यूस होती है, लेंथ में चेंजमेंट नहीं होता है। और आइसोकाइनेटिक में दोनों चीज़ होती है। सो द राइट आंसर विल बी आइसोटोनिक।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशनली अनस्टेबल एंजाइटी सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। तो अगर आपको याद होगा साइकोलॉजी चैप्टर में बिग 5 थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें ओशन का भी शॉर्टकट है उसका, ओशन से हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें है ये, तो राइट आंसर विल बी न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होती है? तो ब्लड पंप इन 1 मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जितना हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है बॉडी में, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? ए। और 1 बीट में जितना करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम इसको? स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 मिनट में जितना ब्लड पंप होगा बॉडी वेंट्रिकल से बॉडी में, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और 1 बीट में, और 1 मिनट में जितना होगा कार्डियक आउटपुट, और 1 बीट में होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या देखा? द एंगल ऑफ 2 बोन्स डिक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होता है उसमें जो एंगल होता है 2 बोन्स का, उसमें डिक्रीज होता है। देन सेकंड क्या है रीजन? एक्सटेंशन लीड्स टू स्ट्रेटनिंग ऑफ द बोन्स डिसअपियरिंग टू द बोन्स। तो एक्सटेंशन क्या है? स्ट्रेट हो जाती है उसमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए। एक्सटेंशन मतलब होता है जब 2 बोन्स के बीच में एंगल क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। सपोज़ ये आपका हैंड है और ये इसके इंक्रीज़ हो गया है, तो ये एंगल इंक्रीज़ हो, उसको एक्सटेंशन बोलेंगे। और ये आपका आर्म है, इसमें एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो एंगल डिक्रीज़ होगा तो ये एक्सटेंशन नहीं हो सकता। इट मीन्स ए क्या है आपका? फॉल्स, और जो आपका आर क्या है? वो है ट्रू। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ध्यान रखना आपको, एक्सटेंशन में डिक्रीज़ नहीं होता है एंगल। एक्सटेंशन में क्या होगा? हमेशा इंक्रीज़ होगा। जो एंगल है वो क्या होगा? हमेशा इंक्रीज़ होगा। देन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो एब्रेशन क्या होती है? एब्रेशन हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है। इट मीन फर्स्ट का सेकंड वो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। देन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होती है? हमारी बोन इंजरी होती है। तो 2 का 4th, इट मीन्स ये भी सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप यहीं से समझ सकते हो कि राइट ऑप्शन क्या हमारा? ए। इन केस आपको कन्फ्यूजन है आप आगे भी जा सकते हो। शोल्डर जो हमारा डिसलोकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारी जॉइंट इंजरी होती है। तो इट मीन्स 1, ये भी सही है। और लैक ऑफ फिटनेस क्यों होती है? क्योंकि फिटनेस से रहेगी तो इंजरी हमें हो सकती है। तो राइट आंसर 3rd। इट मीन्स जो ए वाला है वो आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? आसन से यहाँ पे पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो आसन है वो कौन सा है? वो धनुर आसन है। क्या है? धनुर। ये हमारा है धनुर आसन। धनुष के जैसा होता है, इसको हम धनुर आसन बोलते हैं। देन जो बी है, बी ये क्या है हमारा? हल आसन। क्या है ये? हल आसन। इसको हम क्या बोलते हैं? हल आसन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, बहुत ईजी भी है और स्कोरिंग है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? हल आसन। देन नेक्स्ट जो फिगर है ये कौन सा हमारा? ये है गरुड़ आसन। ये क्या है? गरुड़ आसन। देन नेक्स्ट जो फिगर है ये हमारा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एरो किधर बना रखा है? बॉडी के पार्ट, बॉडी की तरफ, मतलब ये हमारी मिड लाइन है और एरो कहाँ जा रही है? बॉडी के पास। तो इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा हमारा? अडक्शन। कौन सा मूवमेंट है ये? अडक्शन। अडक्शन मतलब होता है जब हमारी बॉडी बॉडी पार्ट्स मिड लाइन की तरफ जाएंगे, जो एरो दिखा रहे हैं। और अगर ये चीज़ मिड लाइन से, और यही चीज़ अगर बाहर होती है, अगर ये एरो बाहर की तरफ होते हैं इन केस, तो ये क्या हो जाता? अबडक्शन। ठीक है। और ये बॉडी की तरफ है तो क्या हो जाएंगे? अडक्शन। ADD ऐड कर रहे हैं, ये बॉडी में ऐड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है इसमें भी पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए है। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, क्या है? ये रिकी एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट है। तो ये क्या है हमारा? 8 फुट अप गो एंड टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो एंड टेस्ट। ठीक है। इसमें चेयर से बैठेंगे जो पार्टिसिपेंट, जो सीनियर सिटीजन है वो जाएंगे और इस कोन से उनको राउंड मार के वापस अपनी चेयर पे बैठना है। इसको हम 8 फुट अप एंड गो टेस्ट बोलते हैं। अगेन आप देख सकते हो ये जो एरो बन रखा है ये कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को पेंटर फ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटर फ्लेक्शन। अगर ये मूवमेंट नीचे की तरफ होता है, डाउन की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर पेंटर फ्लेक्शन। ये क्या है? ये पेंटर फ्लेक्शन। देन ये जो नेक्स्ट फिगर है ये क्या है? यहाँ पे देखो एरो बन रखे हैं, ये इधर से जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इधर जा रहा है फिर आ रहा है। इट मीन्स क्या है? ये शटल रन है। ये क्या है? ये शटल रन। शटल रन बोलते हैं हम इसको। ये क्या मेज़र करता है? ये एजिलिटी को मेज़र करता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको शटल रन। देन जो नेक्स्ट फिगर है यहाँ पे आपको स्पाइन दिख रही होगी। स्पाइन कौन सी साइड बेंड हो रही है? इस साइड। तो इट मीन्स ये लेफ्ट या राइट, वो क्या होता है हमारा?
स्कॉलिसिस, स्कॉलिसिस, इसका आंसर क्या होगा? स्कॉलिसिस। जब लेफ्ट और राइट बैंड हो जाती है स्पाइन तो हमारी इसको हम क्या बोलते हैं? स्कॉलिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ स्पोर्ट इंजरीज। जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उनका हमें क्या बनाना है? एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है स्पोर्ट्स इंजरीज का। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज, जॉइंट इंजरीज, कंट्यूजन, ब्रूसेस, स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, इंसीजन, ये सब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। बोन इंजरीज में आपके फ्रैक्चर आते हैं, जितने भी टाइप के फ्रैक्चर आएंगे। और जॉइंट इंजरीज में जो आपके डिसलोकेशंस होते हैं, शोल्डर हो, हिप हो, लोअर जॉ हो, रिस्ट हो, कुछ भी डिसलोकेशन हो सकती हैं। तो ये फ्लो चार्ट हमें ऐसा बनाना, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। The next question is which etiquette should a person follow while dealing with a person with vision loss? जिनको विजन लॉस होता है उनके साथ क्या है, कैसे हमें हमें रहना चाहिए? ये विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। तो पहली बात ये है कि जब भी आप विजुअल इम्पेयर्ड या विजन लॉस पर्सन से मिलते हो तो हमेशा उसको आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ताकि वो इजीली आपको समझ पाए। देन जब भी आप किसी विजन लॉस पर्सन से मिलते हो तो हमेशा पहले उसको अपना नाम बताना है। ऐसा नहीं कि आप उनसे बात करने लगे, तो ये एटिकेट्स होते हैं, कुछ हमें फॉलो करने होते हैं। और जो भी विजन लॉस के पर्सन्स होते हैं उन जब आप उनको जा रहे हो, जब आप उनसे मिलके जा रहे हो तो हमेशा उनको जाने से पहले उनको बताना चाहिए हम यहाँ से जा रहे हैं और आपको अगर कुछ चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको कुछ दे सकते हैं। उनको अगर कोई नीड है किसी चीज़ की तो आपको हमेशा पूछना है, ये एटिकेट्स होते हैं। और कभी भी उनसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछने उनसे। ये एटिकेट्स होते हैं। टोमास का क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका देखो 17 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग विच पर्सनैलिटी टाइप। इसमें मोस्टली स्टूडेंट है कौन से टाइप्स दिखा रहे हैं? तो आप अगर आप देख सकते हो मोस्टली क्या है, ये ज़्यादा है, जो एम्बीवर्ट है बहुत ज़्यादा है। तो द राइट आंसर विल बी एम्बीवर्ट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड। जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? तो एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ क्या होंगी? टॉकेटिव, एक्शन ओरिएंटेड, शाई एंड रिजर्व, प्रेफरेंस ऑफ ओन कंपनी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सट्रोवर्ट की। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत एक दूसरे घुल मिल जाते हैं बहुत लोगों से। तो द राइट आंसर विल टॉकेटिव एंड एक्शन रिक्वायर्ड। शाइनेस रिजर्व नहीं होगा, प्रेफरेंस एंड ओन कंपनी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी ए, टॉकेटिव एंड एक्शन रिक्वायर्ड। हु डेवलप दिस पर्सनैलिटी टाइप। जो एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट है, किसने डेवलप करी थी? तो द राइट आंसर विल बी कार्ल जंग। जो कार्ल जंग है इन्होंने डेवलप करी थी। जो शेल्डन है इन्होंने एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ डेवलप किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 क्वेश्चन है, ध्रुव इज अ गुड इन ट्रैक एंड इवेंट्स, ही वांट्स टू इंप्रूव हिज टाइमिंग इन स्प्रिंट्स। उस ध्रुव क्या है, एक ट्रैक इवेंट्स का अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको अपनी स्प्रिंट्स को इम्प्रूव करना है। स्प्रिंट मतलब है स्पीड, उसको रनिंग, अपनी स्पीड वाली रनिंग उसको इम्प्रूव करनी है। हेल्प हिम टू सेलेक्ट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस ही शुड वर्क ऑन द रेदर देन अदर्स। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे उसको हेल्प करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ही शुड फोकस ऑन इम्प्रूव हिज टाइमिंग्स। उसको टाइमिंग के लिए कौन से कंपोनेंट को इम्प्रूव करना है? देखो स्प्रिंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्प्रिंट्स, स्प्रिंट्स मतलब होता है रनिंग करना। स्प्रिंट्स में क्या यूज़ होती है? स्पीड। तो राइट आंसर विल बी स्पीड। देन ट्रेनिंग मेथड्स टू इम्प्रूव द सेम, मतलब स्पीड को जो उसका कंपोनेंट है उसको इम्प्रूव करने का ट्रेनिंग मेथड कौन सा होता है? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल नहीं होता। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड बिल्कुल नहीं होता। ये एंडोरेंस के लिए होते हैं। तो इट मीन्स पेस रन, पेस रन, एसिलेशन रन्स, ये यूज़ होते हैं किसके लिए? ट्रेनिंग मेथड्स के लिए, स्पीड को यूज़ करने के लिए। तो द राइट आंसर विल बी पेस रन्स। देन थर्ड क्वेश्चन इज इट इज़ द एबिलिटी टू। जो ये कंपोनेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, नहीं, ये स्ट्रेंथ होता है। रेसिस्ट फटीग, ये एंड्योरेंस होता है। मूव एट अ फास्टर रेट, यस, स्पीड मतलब क्या होता है? आपको फास्टर रेट से मूव करना है। और रेंज ऑफ जॉइंट्स क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। द राइट आंसर विल बी मूव एट अ फास्टर रेट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी टू जॉइंट इंजरीज। आपको कोई भी टू जॉइंट इंजरीज को क्या करना है? डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो जॉइंट इंजरीज कौन सी होती हैं? जो हमारे डिसलोकेशंस होते हैं, शोल्डर डिसलोकेशन आप डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। रिस्ट जो जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोई भी दो करना है आपको। देन 20 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी थ्री फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आपको क्या करने हैं? डिस्क्राइब करने हैं। तो कौन कौन से वो हो सकते हैं? कौन कौन से वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं?
तो ये मैंने आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है उनमें मैंने पूरा अच्छे से क्लियरली समझा रखा है। तो अगर आपको किसी को कोई इशू हो, आप समझ नहीं आ रहा, तो आप वो वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं भी पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। वो 3 पॉइंट्स ही हैं। साइज़ ऑफ द मसल्स, जो मसल्स का साइज़ होता है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी। बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। मसल्स के कंपोजिशन पे भी, फास्ट ट्विच फाइबर्स है, स्लो ट्विच फाइबर्स है, और नर्व इम्पल्स की जो इंटेंसिटी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ये फिर इसका ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये भी मैंने एक अच्छे से इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। पॉइंट्स इसकी हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट जो हमने पहले डिस्कस किया वो इंक्रीज होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इसमें इंक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सचिन इज अ स्टूडेंट of class 9th. He is very good in sports. He want to participate further in sports competition. His PE teacher advised him to take balanced diet and practice regularly. जो उसके फिजिकल एजुकेशन टीचर है उन्होंने उनको एडवाइस दी है। अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द PE टीचर एट द स्कूल आस्क सचिन टू हैव अ डाइट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोथ A and B एंड नन ऑफ दिस। उसको डाइट के लिए उसको दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो माइक्रोबी और मैक्रोबी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में हम लोग इनटेक करते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े स्मॉल अमाउंट में करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। तो द राइट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। देन बी क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में कौन सा हमें चाहिए होता है, मैंने अभी अभी ये डिस्कस किया है। तो लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, मैक्रो, और माइक्रो हमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। देन सी क्वेश्चन इज, लैक ऑफ आयोडीन कैन कॉज। लैक ऑफ आयोडीन से कौन सी कमी होती है, तो गोइट्रे कमी, ये जो है गोइट्रे, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जिसको हम घेंगा बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंगा होती है, गोइट्रेड हो गया। एनीमिया ब्लड की कमी से होती है, और डायबिटीज़ होती है जब शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज ASD, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। ये जो डिसेबिलिटी है उससे रिलेटेड है ASD। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, वो घुलता मिलता नहीं है अपने फ्रेंड्स लोगों से बाहर से, उसका बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड होता है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं कर पाता और डिफ़िकल्टी होती है, और कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी, उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। और अगर अब बात करते हैं हम कॉजेज़ की, कॉजेज़ ऑफ ASD, ये जेनेटिक फैक्टर्स का कॉज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कॉज है, ब्रेन डेवलपमेंट इसका कॉज है। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर जो मार्किंग स्कीम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन एनी 3 न्यूट्रिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। आपको न्यूट्रिट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट को एक्सप्लेन करना है, मतलब जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो प्रोटीन है, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, विटामिन्स होते हैं हमारे, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मिनरल्स होते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारे किस में आते हैं, न्यूट्रिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में। इन केस अगर वो नॉन न्यूट्रिव पूछता है तो उसमें फाइबर, वाटर, रफेज, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड और प्लांट कंपाउंड्स आते हैं। ये तो न्यूट्रिव कंपोनेंट्स मतलब जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और नॉन न्यूट्रिव से नहीं मिलता है। द नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन एनी 3 बोन इंजरीज। बोन इंजरीज को एक्सप्लेन करना है। तो बोन इंजरीज कौन कौन सी होती है, जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं आपके, सिंपल, ग्रीन स्टिक, कंपाउंड, कम्युनिटेड, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ये भी है, इनमें से कोई 3 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने इनके आगे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इनके ऊपर भी, तो आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द टेस्ट विच मेजर द स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ये हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट से चैप्टर है, और मैंने अपने वीडियोज़ में इसको अपलोड किया है। तो 50 मीटर जो डैश होती है, 50 मीटर डैश होती है, वो किसके लिए यूज़ होती है, स्पीड को मेज़र करने के लिए। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे उसमें मैंने ये एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है। तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ आपको कि इसके लिए क्या होगा, एक 50 मीटर का बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, जैसे उनको कमांड मिलेगी उन स्पीड से उन्हें रनिंग करनी है। जैसे वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो टाइमिंग नोट हो जाएगा, जैसे वो फिनिश लाइन पे पहुँचेंगे तो टाइमिंग नोट हो जाएगा, स्कोरिंग क्या होगी उनकी, टाइमिंग। तो ये 50 मीटर है, इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। The next 26 question is, discuss any 3 ways which help to prevent sport injuries during training and competition। ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के लिए कौन कौन से हम तरीके से हम बच सकते हैं जिससे कि इंजरीज हमें
नहीं हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें आप प्रॉपर वार्म अप करिए, उससे आप इंजरी नहीं होगी। कंडीशनिंग प्रॉपर तरीके से करिए, बैलेंस डाइट प्रॉपर लेते रहिए, आपकी बोन्स और मसल्स थोड़ा इंप्रूव होंगे, स्ट्रेंथ आएगी उनमें। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपने स्किल्स की नॉलेज है जिससे आपकी चोट नहीं लगी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अच्छे आप इक्विपमेंट्स का यूज़ करिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी तो इंजरी कम होगी। अगर ऑफिशिएटिंग अगर अच्छे तरीके से हो रही है, अनबायस अगर नहीं हो रही है, तो आपको इंजरीज लगने के चांसेस कम है। जब आप ट्रेनिंग करते हो, अगर आप थक जाते हो तो ओवर ट्रेनिंग मत करो। थकने के बाद अगर आप करोगे तो चांसेस होता है इंजरी के। प्रॉपर टेक्निक आप यूज़ करते हो, आप इंजरी से बचाओ। गलत टेक्निक यूज़ करोगे आपको चोट लग जाएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशन जितना फॉलो करोगे, यू विल बी बेटर। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन जितना रहोगे, उतना फॉलो करोगे, उतना अच्छे से आप रहोगे, इंजरी कम होगी। और एक्सरसाइज करने के बाद, गेम को करने के बाद, अपने स्पोर्ट्स एंड गेम में इन्वॉल्व होने के बाद आपको कूलिंग डाउन करना है। आप मसल्स को एक्टिवेट करते हो, उनको रिलैक्स भी करना है। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें इंजरीज नहीं होती है। तो कोई भी 3 आपको मेंशन करनी है, आप इसमें कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स। और ऑप्शन में क्या है, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स बाय स्टेयरकेस मेथड। डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट। ये अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इनका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप मेरी वीडियोस अच्छे से देख सकते हो, उसमें प्रॉपर तरीके से बता रखे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन। इरिक इज हैविंग ए स्पाइनल डिफॉर्मिटी। इविक है, इनको कौन सी प्रॉब्लम है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी की। अब स्पाइनल डिफॉर्मिटी कोई भी हो सकती है, कायाफोसिस, लोअर डिस्क, स्कॉलिसिस। आपको यही चीज पहचाननी है इसमें। देयर इज एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन हिज लंबर रीजन। जो उसका लंबर रीजन है उसमें फॉरवर्ड कर्व है। इट मीन्स ये कौन सी है, देखो 2 चीज़ें यहाँ पे, कायाफोसिस और लोअर डोसिस। स्कॉलिसिस होगी नहीं, लेफ्ट और राइट में बेंड होती है स्पाइन। लंबर रीजन हमारा सेंटर पार्ट होता है और आगे की तरफ कर्व है। इट मीन्स ये क्या है, लोअर डोसिस। कौन सी हो जाएगी हमारी ये, लोअर डोसिस। तो ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी कौन सी है, लोअर डोसिस। देन आइडेंटिफाई द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। ये हमने पहचान लिया, लोअर डोसिस है। उसके कॉजेज क्या हैं और करेक्टिव मेजर्स क्या है। तो लोअर डोसेस के कॉजेज इम्बैलेंस डाइट हो सकती है, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट है, मसल्स आपके डेवलप नहीं है, मोटापा हो गया, ओबेसिटी होगी, आपकी वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, स्पाइनल मसल में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे इसके रीज़न हैं, कॉजेज़ हैं। अगर या फिर आप ज़्यादा खाना खाते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, तो ये इसके रीज़न होते हैं। अब करेक्टिव मेजर्स आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप सिटअप्स रेगुलर करो, हलासन जो है आपका आसन है उसको परफॉर्म करो। तो बहुत सारी से एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने लोअर डोसेस की प्रॉब्लम को बचा सकते हो। Then next question is, which are the asanas practiced for preventing hypertension? Write in detail about any one of them. Hypertension के लिए कौन कौन से आसन्स होते हैं और किसी एक के बारे में आपको उसको डिस्क्राइब करना है, उसको प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से आसन्स होते हैं। ये है तड़ासन। तड़ासन किसके लिए होता है, हाइपरटेंशन के लिए क्या होता है, तड़ आसन। उसके बाद नेक्स्ट आसन जो है वो है वज्रासन। ये ऐसे होता है आपको, इसमें नी बेंड होंगे आपके ऑलमोस्ट जैसे नमाज पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आसन इज पवन मुक्त आसन, ये भी हाइपरटेंशन के लिए है। देन नेक्स्ट आसन इज अर्धचक्र आसन, इसको हाफ व्हील पोज भी कह सकते हो आप। देन नेक्स्ट आसन इज भुजंग आसन, जिसको हम कोबरा पोज बोलते हैं, ये भी यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो सबसे सिंपल आसन है वो है शवासन। इसमें समझ जाओ कि बस आप रातों खाना खाने के बाद सो गए हो आराम से, तो ये शवासन इस पोजीशन में ही होता है। तो इनमें से कोई भी आपको आसन है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करके उसमें लिखना, उसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, रेमेडीज़ क्या होती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप टोटली इसके बारे में लिख सकते हैं। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है, नताशा इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर द रीजंस ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट हर सोसाइटी। तो नताशा अब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो प्रोजेक्ट उसमें डाटा कलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट, रीजंस फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन का स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेशन क्यों है। शी प्लान्स टू टेक अ सर्वे वेयर शी नोटेड डाउन द वेरियस रीजंस फॉर द सेम। उन्होंने एक सर्वे किया और उसमें रीज़न उन्होंने लिखे कि क्यों ये चीज़ हो रही है। इन एडिशन शी टुक एक्सपर्ट सजेशन ऑन हाउ टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। उसने सजेशन भी लिए एक्सपर्ट्स के। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि देखो रीज़न, लेस रीज़न, क्या रीज़न है वुमेन्स के कम पार्टिसिपेशन में, इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं है। बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट केस स्टडी टाइप, जहाँ पे आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो कौन कौन से वो रीज़न है जिससे वुमेन का लेस पार्टिसिपेशन होता है, तो वो हमें डिफाइन करना है। इसके ऊपर भी मैंने अपने वीडियोस बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। अभी पॉइंट्स की बात करता हूँ। लैक ऑफ लेजिस्लेशन, हमारा लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन्स के लिए प्रॉपर तरीके से वो एक कोई बिल हो या कोई ऐसा बजट पास हो खाली वुमेन्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
दूसरी ये प्रॉब्लम है लेस पार्टिसिपेशन कि उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास एजुकेशन लेने का टाइम है, देन उसके बाद फैमिली अलाउ नहीं करती है, देन या फिर तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। और जो स्पोर्ट्स को हम लोग क्या मानते हैं, मेल डोमिनेटेड कल्चर मानते हैं स्पोर्ट्स को कि ये मेल के लिए ही होता है, तो ये सब चीज़ें हमें हटानी है अपने माइंड से। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो वुमेंस के मैच होते हैं फीमेल के उसमें स्पेक्टेटर्स कम होते हैं, लोग कम देखने के लिए आते हैं, ये भी एक रीज़न है। और उसका कवरेज टीवीज़ पे इन सब चीज़ों पे नहीं आता है, तो ये भी एक रीज़न है। अब जाके थोड़ा इंडियन क्रिकेट जो वुमेंस की टीम है उनको देखते हैं लोग टीवीज़ पे, तब जाके वो पॉपुलर हो रहा है। और एक रीज़न ये भी है कि लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट पर्सन एज रोल मॉडल, कि फीमेल का कोई रोल मॉडल नहीं है। आप रोल मॉडल की बात करोगे तो बहुत सारे हमारे मेल ही निकलते हैं, फीमेल में बहुत कम निकलते हैं। आप जाके मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, सानिया नेहवाल, मिर्ज़ा, ये बहुत सारे हैं हमारे, मीराबाई चानू, ये हमारे रोल मॉडल अब आ रहे हैं, पहले नहीं थे। देन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट, उनमें थोड़ा उनकी फिटनेस कम होती है, वो अवेयर नहीं होते अपने फिटनेस को लेके। और एक ये भी हो सकता है कि लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस, जो वुमेन्स है फीमेल वो प्रेफर नहीं करती हैं मेल कोचेस को, उनके अपने जो भी वो समझते होंगे, इसीलिए वुमेन कोचेस नहीं है। तो वुमेन कोचेस कब आएंगे, जब वुमेन प्लेयर होंगे, जब वुमेन प्लेयर होंगे तभी वो कोचेस बनेंगे। तो इस चीज़ की थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और हमको भी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स वुमेन पार्टिसिपेशन, दैट इज़ नॉट गुड। उसको अच्छा करना है, सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को कुछ गलत नहीं सोचना है। अगर एक फीमेल पार्टिसिपेट करे दैट इज़ गुड, वो बहुत अच्छी बात है। देन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, कहीं उनका स्टेडियम दूर है, ग्राउंड दूर है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये भी थोड़ा इश्यू हो जाता है। और नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जितना कि फैसिलिटीज़ मेंस को मिलती है स्पोर्ट्स में। जैसे आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, वुमेंस की सैलरी बहुत लो है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पार्शियलिटी हो जाती है। तो जो फैसिलिटीज़ मेल्स को मिलती है किसी भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, वही सेम फैसिलिटीज़ दे शुड गिव ऑल्सो टू वुमेन ऑल्सो। तो आई होप सो आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं पूरा सोल्यूशन उसका आपको दूंगा उसका प्रॉपर तरीके से। तो ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस पेपर था आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी अब हो जाए आगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन अभी कोविड की। तो ये मैं आगे कोशिश करूँगा और प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए लेके आऊँ।